हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबके। आई होप तुम लोग सब अच्छे हो। आज हम लोग कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स एंड इनइक्वालिटीज इन अ ट्राइंगल का जो चैप्टर था उसका हम लोग आज सेकंड क्लास करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग ने जो फर्स्ट क्लास में बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट तक कर लिया था, मतलब एक ट्राइंगल को एक शेप को कब कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे या फिर एक ट्राइंगल को हम लोग कब कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, ये सब हम लोग ने कर लिया था। आज हम लोग मैं बोला था कि आज हम लोग 3 क्राइटेरियाज देख लेंगे कि क्या क्या चीज दो ट्राइंगल में इक्वल होने से हम लोग बोल देंगे कि दोस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्या क्या चीज 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 इन द सेंस, एक ट्राइंगल में क्या क्या होता है। एक ट्राइंगल में 3 साइड और 3 एंगल होता है। तो ऐसा क्या हो सकता है कि मैं 2 एंगल या फिर 3 एंगल देख के या फिर 3 साइड देख के, बस 3 साइड देख के बोल दूं कि दोनों ट्राइंगल इक्वल है। मेरा बोलने का मतलब यह है कि सपोज करो मेरे पास 2 ट्राइंगल, जैसे यहाँ पे मैं ये वाला एक ट्राइंगल है और ये वाला एक ट्राइंगल है, यहाँ पे दो जैसे यहाँ पे ट्राइंगल है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर ये वाला साइड मतलब साइड ए सी जो है अपने पास, साइड ए सी इज इक्वल्स टू साइड डी एफ, साइड ए सी इक्वल्स टू साइड डी एफ, फिर मैं बोल रहा हूँ ए बी जो साइड है, ए बी वाला साइड दैट इज इक्वल्स टू साइड डी ई। देखो मैंने यहाँ पे ये वाला साइन किया, ये वाला साइन मतलब ये वाला साइन और ये वाला साइन, मतलब ये जहाँ पे मैंने ये वाला लाइन ड्रॉ किया येलो वाला, तो डी ई इज इक्वल टू ए बी, है ना। और फिर जहाँ पे मैंने डबल लाइन ड्रॉ किया ऐसे वाला डबल वाला, मतलब ऐसे डबल, तो उसका मतलब है ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा था, मैं ये बोलना चाह रहा था कि एक ट्राइंगल में तो 3 साइड्स होता है और अपने पास 3 एंगल होता है, ठीक है ना। 3 साइड्स और 3 एंगल। बट ऐसा क्या क्या मतलब ऐसा कुछ क्या थ्योरम है या फिर ऐसा कुछ क्या चीजों, मतलब ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू से मैं ये बोल सकता हूँ कि 3 साइड ना लेके अगर मैं यहाँ पे एक साइड का बात करूँ और 2 एंगल, मतलब 2 एंगल ले लूँ या फिर 3 एंगल ले लूँ, या फिर मतलब अपने पास जो 6 पार्ट्स है, एक ट्राइंगल का जो 6 पार्ट्स है, वो 6 पार्ट्स में से क्या मैं किन्हीं 4 पार्ट्स को अगर इक्वल देख के बोल दूं कि हाँ अगर ये 4 पार्ट इक्वल है तो मेरा ट्राइंगल का सारा 6 पार्ट भी इक्वल है। या फिर कोई 2 पार्ट देख के बोल दूं कि ये 2 पार्ट अगर इक्वल है तो ट्राइंगल का सारा 6 पार्ट इक्वल है। या फिर कोई 3 पार्ट देख के मैं बोल दूं कि अगर 3 पार्ट, ट्राइंगल पार्ट इन द सेंस तीन तीन मतलब क्या, 2 साइड 1 एंगल या फिर 2 एंगल 1 साइड, इस टाइप से। या फिर 3 साइड या फिर 3 एंगल, ठीक है ना। तो 3 साइड या कुछ भी ऐसा 3 कॉम्बिनेशन वगैरह, उसका अगर कोई एक मैं लू तो 3 साइड 3 पार्ट अगर एक ट्राइंगल का इक्वल हुआ तो मैं बोल दूंगा 6 पार्ट आर इक्वल। तो ऐसा क्या कुछ थ्योरम वगैरह अपने पास है। तो हम लोग के पास बेसिकली 5 ऐसा थ्योरम है, ठीक है ना, जिसके थ्रू से हम लोग बोल देंगे, मतलब 6 चीजों को इक्वल या फिर 6 पार्ट ऑफ ट्राइंगल को इक्वल ना दिखा के उससे कम 3 पार्ट को अगर हम लोग इक्वल दिखा देंगे तो हम लोग बोल पाएंगे कि जो 2 ट्राइंगल हम लोग लिए थे उसमें से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट इन द सेंस दोस 2 ट्राइंगल्स आर इक्वल। इक्वल मतलब सारा जो चीज है उसमें 3 साइड्स इक्वल होगा, 3 एंगल इक्वल होगा। उसमें से जो हम लोग आज करेंगे, सबसे पहला जो थ्योरम है वो क्या है। सबसे पहला थ्योरम देखो मैं पढ़ रहा हूँ, इफ 2 ट्राइंगल्स हैव 2 साइड्स, 2 ट्राइंगल्स में 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द वन, मतलब यहाँ पे देखो 2 साइड है, 2 साइड, साइड मतलब ए बी और साइड ए सी, और इन दोनों साइड में इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, इंक्लूडेड एंगल है एंगल ए। ये दोनों साइड है, दोनों साइड से मिलके ये ना इंक्लूडेड एंगल हुआ। अब अगर मैं ट्राइंगल ऐसे फॉर्म करूं, अब मैं बोलूं ये दोनों साइड में कंसीडर कर रहा हूं, तो ये वाला इंक्लूडेड एंगल नहीं होगा। इंक्लूडेड एंगल मतलब ये दोनों साइड को लेकर, मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये दोनों साइड को लेकर जो वाला एंगल अपने पास बन रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल, ठीक है ना। तो 2 साइड और इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन, अगर इस ट्राइंगल का, ये वाला जो मेरे पास ट्राइंगल है इसमें अगर ये वाला साइड इज इक्वल टू ये वाला साइड, ये वाला साइड इज इक्वल टू ये वाला साइड एंड इंक्लूडेड एंगल ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, अगर ये तीनों चीज हुआ किसी 2 ट्राइंगल में, तो बस ये 3 चीज को देख के हम लोग बोल देंगे कि दोस 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मैं एक बार थ्योरम और एक बार पढ़ रहा हूँ, इफ 2 ट्राइंगल्स हैव 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द वन, इफ 2 ट्राइंगल्स हैव द 2 साइड्स, यहाँ पे 2 साइड्स अपने पास ए बी इज इक्वल टू डी ई एंड ए सी इक्वल्स टू डी एफ, ठीक है ना, इज इक्वल इंक्लूड एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन, मतलब इंक्लूडेड एंगल मतलब ये वाला एंगल और इसका इंक्लूडेड एंगल मतलब ये वाला एंगल, दोस 3 थिंग्स ऑफ द 2 ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो हम लोग क्या बोल पाएंगे, हाँ, इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ऑब्वियसली कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स तो ट्राइंगल का ही होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ से हम लोग देख के बोल पाएंगे कि जो अपने पास ट्राइंगल था, मतलब जो हम लोग ने 2 ट्राइंगल कंसिडर किया था, दोस 2 ट्राइंगल्स वी कैन से दैट दोस 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना। तो हम लोग इसका प्रूफ कैसे करेंगे, हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, तो
सबसे पहले मैंने तुम लोगों को जैसे सिखाया था कि पहले प्रूफ लिखना, फिर अपने पास गिवन क्या है, गिवन क्या है, एबीसी इज ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, दो अपने पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, इन विच क्या क्या गिवन है अपने पास, AB इक्वल्स टू डी, तुम लोग देखो AB इक्वल्स टू डी, ठीक है ना, AB इक्वल्स टू डी, फिर अपने पास AC इक्वल्स टू DF, AC इक्वल्स टू DF, तुम लोग देखो यहाँ पे AC लिखा है, यहाँ पे DF है, एंड एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, ये वाला इंक्लूडेड एंगल है, ठीक है ना, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, अब बहुत बार बोल चुका हूँ, अब तुम लोग समझ गए इंक्लूडेड एंगल क्या है नहीं है, ठीक है ना। अब हम लोग को क्या प्रूफ करना है, प्रूफ देखो, प्रूफ में क्या करना है, प्रूफ ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, ठीक है ना, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। तो देखो मैं कैसे प्रूफ करता हूँ, तुम लोग कॉपी पेन ले लेना, एक बार लिख लेना मेरे साथ साथ ही, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे मैं तुम लोग को हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग, मैं तुमको पहले क्लास में बोला था कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो अगर मैं एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरा ट्रायंगल रख दूंगा, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल मतलब तीन साइड्स है, तीन साइड एक ट्रायंगल का है और दूसरा ट्रायंगल मेरे पास तीन साइड है, मैंने तुमको टेबल वाला एग्जांपल देकर समझाया था कि एक येलो कलर का ट्रायंगल है, फिर मैंने पिंक कलर का ट्रायंगल उसके ऊपर रख दिया, तो वो ऊपर से देखोगे तो वो ट्रायंगल पूरा पूरी सुपर इम्पोज कर देगा, मतलब पूरा पूरी कवर हो जाएगा। तो उसी टाइप से अभी मैं क्या करूंगा कि मैं, क्योंकि साइड ए बी और साइड डी इक्वल है, तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं क्या करूंगा, मैं ये वाला ट्रायंगल को लेके मैं इसके ऊपर ला दूंगा, ठीक है ना, ट्रायंगल DEF को उठा के ट्रायंगल ABC के ऊपर ला दूंगा। ये मैं क्या कर रहा हूं देखो, क्योंकि साइड AB ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, तो मैं क्या करूंगा, साइड AB को और साइड DE को, ट्रायंगल हो सकता है कि कॉन्ग्रुएंट ना हो, ठीक है ना, हम लोग जो अभी प्रूफ कर रहे हैं ऐसा हो सकता है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ना हो, बट क्योंकि AB और DE साइड इक्वल है तो मैं बस इस तरह से ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF, मतलब ट्रायंगल DEF को ट्रायंगल ABC के ऊपर इस तरह से रखूंगा ताकि AB लाइन और DE लाइन कोइंसाइड कर जाए। मैं ट्रायंगल DEF को उठा के ट्रायंगल ABC में इस तरह से रखूंगा ताकि AB जो लाइन सेगमेंट है इसके ऊपर, ये वाला लाइन सेगमेंट के ऊपर मेरा DE वाला लाइन सेगमेंट आ जाए। अब ये वाला A पॉइंट के साथ B पॉइंट कोइंसाइड कर जाएगा और B पॉइंट के साथ E पॉइंट कोइंसाइड कर जाएगा। कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक आ जाना, ठीक है ना, एक के ऊपर एक आ जाना मतलब कोइंसाइड। तो A पॉइंट के ऊपर D पॉइंट कोइंसाइड कर जाएगा और जो अपने पास B पॉइंट है उसके ऊपर अपने पास E पॉइंट कोइंसाइड कर जाएगी। क्यों कोइंसाइड करेगा, क्योंकि अपने पास गिवन है जो अपने पास AB है दैट इज इक्वल्स टू D। तो मैंने अभी जो बोला वो अभी लिखता हूं मैं, ठीक है ना। प्लेस ट्रायंगल ABC ओवर ट्रायंगल DEF सच दैट A फॉल्स ऑन D एंड AB फॉल्स अलोंग DE, ठीक है ना। ये वाला लिखता हूं मैं, बट नो लिखो, प्लेस ट्रायंगल DEF, प्लेस ट्रायंगल अच्छा ट्रायंगल, एक मिनट ना, प्लेस ट्रायंगल DEF ओवर ट्रायंगल ABC in such a way that D falls on A in such a way that D falls on A and line segment DE coincides with AB, ठीक है ना, लाइन सेगमेंट DE कोइंसाइड विथ लाइन AB, ठीक है ना। अपने पास क्या गिवन है, अपने पास गिवन है एज वी नो AB का जो लेंथ है, AB के लाइन सेगमेंट का जो अपने पास लेंथ है, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल्स टू D। क्योंकि हम लोग को पता है तो हम लोग यहाँ से क्या बोल पाएंगे, यहाँ से हम लोग एक चीज बोल पाएंगे, देयरफॉर जो अपने पास E पॉइंट है, E पॉइंट विल कोइंसाइड विथ B, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने पास E पॉइंट विल कोइंसाइड विथ अपने पास क्या, विथ पॉइंट B, E पॉइंट विल कोइंसाइड विथ पॉइंट B, ठीक है ना, E पॉइंट विल कोइंसाइड विथ पॉइंट B। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं बोला कि AB इज इक्वल्स टू अपने पास D, ये वाला चीज अपने को गिवन है। फिर देखो हम लोग को क्या पता है, एंगल A का वैल्यू और एंगल D का वैल्यू इक्वल है। तो अगर मैं ये वाला ट्रायंगल को इसके ऊपर रखूं, ट्रायंगल DEF को उठा के अगर ट्रायंगल ABC के ऊपर रखूं इन सच अ वे दैट लाइन DE कोइंसाइड विथ लाइन AB, मतलब AB लाइन के ऊपर लाइन DE आ गया। अब देखो क्योंकि A वाला एंगल और D वाला एंगल इक्वल है, क्योंकि A वाला एंगल और अपने पास जो D वाला एंगल है इक्वल, इसका मतलब क्या है, जो लाइन AC है द लाइन मतलब जो अपने पास लाइन DF है, लाइन DF विल
exactly fall on line AC. Line DF will exactly fall on line AC. ये क्यों होगा? This will occur only because we have angle A equals to angle D. अगर अपने पास एंगल A और एंगल D इक्वल नहीं होता तो ये वाला चीज नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखो, अगर मैं बोलूं कि एंगल A थोड़ा बड़ा एंगल है एज कम्पेयर टू एंगल D, तो अपने पास जो लाइन AC आता ना, लाइन AC थोड़ा यहाँ ना आके थोड़ा बाहर की तरफ आता, ऐसे आता। अगर मैं बोलूं कि एंगल A इज समथिंग ग्रेटर देन एंगल D, अगर ये मैं बोलूं, तो अपने पास जो लाइन AC आता है वो थोड़ा बाहर की तरफ आता, और एंगल D अपने पास छोटा है। तो अगर मैं अपने पास गिवन था कि AB इक्वल टू D, तो मैं D को उठा के अगर AB को ऊपर रख दूं तो वो तो ऑब्वियसली कोइंसाइड कर दिया, क्योंकि अपने पास गिवन है AB इक्वल टू D। अब क्या हुआ? अपने पास एंगल A बड़ा आ गया, तो इस कारण से DF विल नॉट फॉल एग्जैक्टली ऑन AC। क्योंकि एंगल A बड़ा हो गया तो इसलिए DF वाला जो लाइन सेगमेंट है वो AC के ऊपर एग्जैक्टली फॉल नहीं करेगा। बट अभी अपने पास, क्योंकि DF वाला जो लाइन सेगमेंट है वो क्या बोलते हैं, एंगल A और एंगल D इक्वल है, तो DF वाला लाइन सेगमेंट एग्जैक्टली AC के ऊपर फॉल कर जाएगा। ठीक है ना? आई होप तुम लोग ये चीज समझ रहे हो। थोड़ा सोचना कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, इसे थोड़ा डायग्राम बनाओ, एक बार देखो क्या नहीं हो रहा है। फिर तुम लोग अगर A को छोटा लोगे तो क्या होगा? जो अपने पास लाइन सेगमेंट AC था वो थोड़ा अंदर की तरफ आ जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा? अगर तुम DF को उठा के AC के ऊपर रखोगे तो DF थोड़ा बाहर की तरफ रहेगा और AC थोड़ा अंदर की तरफ रहेगा। मैं दिखा रहा हूँ, देखो। सपोज करो अभी तुम लोग क्या किया, मैं बोल रहा हूँ कि लेट अस सपोज दैट एंगल A इज समवट लेस देन एंगल D। एंगल A इज समवट लेस देन एंगल D, तो ये वाला क्या होगा? ये वाला लाइन थोड़ा अंदर की तरफ इस टाइप से आएगा। ठीक है ना? ये वाला लाइन थोड़ा अंदर की तरफ आएगा। तो अगर इस सिचुएशन में तुम लोग DF को उठा के AC के ऊपर रखोगे तो क्या होगा? DF तो यहीं पे आएगा AC को, इस लाइन के ऊपर, मतलब ये वाला लाइन के ऊपर। बट अपने पास अभी जो AC वाला लाइन है वो तो ये वाला लाइन है। ठीक है ना? ये वाला अपने पास ओरिजिनल AC है। तो इस केस में क्या हो रहा है, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि एंगल A के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि अगर एंगल A और एंगल D एग्जैक्टली इक्वल है तो जो AC लाइन है, मतलब DF लाइन है, वो एग्जैक्टली AC के ऊपर फॉल करेगा। तो ये वाला चीज मैंने जो बोला ये मैं लिखता हूँ। आई होप तुम लोग समझ गए होगे। मैं कुछ नहीं किया, बस मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने क्या किया, ट्रायंगल DEF को उठाया, ABC के ऊपर रख दिया। अब क्योंकि अब तो अपने पास जो पहला मोटिव क्या है, पहला मोटिव अपने पास ये था कि ट्रायंगल DF को उठा के ट्रायंगल ABC के ऊपर रखना है इन सच अ वे दैट द लाइन DE एंड AB कोइंसाइड। एंड व्हाई दे आर कोइंसाइडिंग? बिकॉज वी आर गिवन दैट AB जो लाइन से AB लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू DE। ठीक है ना? तो ये वाला अपने पास गिवन था। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये मैंने बोल दिया। अब मैं लिखता हूँ मैं क्या बोला। ठीक है ना? अब देखो, सिंस एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, सो DF विल फॉल अलोंग AC। देखो मैं लिख रहा हूँ ये पे, सिंस, अच्छा सिंस थोड़ा लिख देता हूँ अच्छे से। सिंस अपने पास क्या है, सिंस एंगल A, अपने पास एंगल A था, सिंस एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, सिंस एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, तो जो DF वाला लाइन सेगमेंट है ना, DF लाइन विल फॉल, जो अपने पास DF लाइन सेगमेंट है, अब लाइन नहीं है वो, लाइन सेगमेंट जैसे लिखो, लाइन सेगमेंट, DF लाइन सेगमेंट विल फॉल, will fall exactly on AC, will fall exactly on AC। ठीक है ना? ये क्यों हुआ? मैंने अच्छे से बोला कि एंगल दोनों इक्वल है। अब देखो, क्योंकि अपने पास ये भी गिवन है कि साइड AC इक्वल्स टू साइड DF, साइड AC इक्वल्स टू साइड DF, तो इस कारण से मैं बोल सकता हूं द पॉइंट F विल कोइंसाइड विद पॉइंट C। क्योंकि अपने पास जो DF वाला लाइन सेगमेंट है that is equal to the line segment AC. So from here we can say that the point F will coincide with point C. ठीक है ना? The point F will coincide with point C. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि क्या हुआ यहाँ पे, क्योंकि DF लाइन exactly will fall exactly on AC, ये fall किया, अच्छा on मैं 1 लिख दिया यहाँ पे, will fall exactly on AC। तो क्योंकि ये हुआ, therefore यहाँ से मैं लिख सकता हूँ F will coincide with C, F will coincide with C। अपने पास जो F वाला पॉइंट है that will coincide with C। अब क्या हुआ देखो, अब अपने पास ट्रायंगल का ABC ट्रायंगल का ये वाला साइड था, फिर मैंने DF वाला ट्रायंगल का साइड DE उठाया तो वो वाला इसके साथ लग गया। अब अपने पास एंगल तो इक्वल था, तो एंगल इक्वल होने के कारण ये वाला साइड भी आपस में आ गया। अब देखो क्या होगा, क्योंकि ये वाला इक्वल है उस ट्रायंगल का इस साइड से, मतलब ये वाला साइड इक्वल है इस ट्रायंगल का ये वाला साइड से, और ये वाला इक्वल है इस ट्रायंगल ये वाला साइड से, और ये वाला एंगल इक्वल है। इस कारण से जब मैं ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो ये वाला लाइन भी ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद
जो लाइन बनेगा उसके लेंथ के साथ भी इक्वल होगा और वो उसके ऊपर कोइंसाइड करेगा, ठीक है ना। क्यों हुआ? क्योंकि ये तीनों जो चीज है, मतलब देखो एक चीज देखो, मैं बोलता हूँ और एक बार, क्या बोला मैं और एक बार बोल रहा हूँ। देखो एक चीज, एक ट्रायंगल में ना, अगर तुम एक ट्रायंगल बनाओगे, देखो मैं अगर तुमको बोल दूं कि मेरे पास ये वाला साइड है, ये वाला साइड गिवन है, एक ये वाला एंगल भी गिवन है, और ये वाला साइड में मेरे पास लेंथ गिवन है, तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि तुम ये वाला साइड कहाँ कहीं और बनाओ। तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि तुम ये वाला साइड को तुम्हें यही बनाना पड़ेगा। अगर मैं बोल दूं कि ये वाला साइड का लेंथ तुम्हें पता है, ये वाला साइड का लेंथ भी तुम्हें पता है, और बीच का एंगल भी तुम्हें पता है, तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए तुम्हें इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मेरे पास अगर और एक ट्रायंगल हुआ जिसमें मैं वही चीज बोल दूं कि ये वाला साइड का लेंथ ये वाला साइड से इक्वल है, फिर बीच का एंगल और इक्वल है, और ये वाला साइड का लेंथ इस साइड से इक्वल है, तो तुम्हारे पास इस ट्रायंगल में भी ऑप्शन नहीं है कि तुम ट्रायंगल कंप्लीट करने के लिए तुम्हें यही दोनों पॉइंट ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है, ठीक है ना। अगर तुम्हारे पास इस ट्रायंगल में ऑप्शन नहीं है बस इस पॉइंट को ज्वाइन कर, ए वाला लाइन ड्रॉ करने के लिए, तो तुम्हारे पास इस ट्रायंगल में भी ऑप्शन नहीं होगा तुम्हारे पास ये लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो इसका मतलब क्या, अगर तुम लोग इस ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर रख दोगे तो ये एग्जैक्टली सुपर इम्पोज कर जाएगा। सुपर इम्पोज इन द सेंस वो एग्जैक्टली कवर हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप तुम लोग समझ गए होगे, मैंने बोला अच्छे से। तो इतना ही था इस प्रूफ में, थोड़ा बोल दिया अच्छे से, एक बार और एक बार सुन लेना अगर तुमको समझ में नहीं आया तो, बाकी मैं लिख देता हूँ क्या बोला, ठीक है ना। तो देखो एफ विल कोइंसाइड विथ सी, ठीक है ना। फिर क्या है, दस डीएफ विल कोइंसाइड विथ एसी, ठीक है ना। यहाँ पे लिखो 10 डीएफ विल कोइंसाइड विथ अपने पास क्या है, एसी, ठीक है ना। डीएफ विल कोइंसाइड विथ एसी, ठीक है ना। हाँ, फिर क्या है, एंड देयरफॉर, यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ईएफ विल कोइंसाइड विथ बीसी, ठीक है ना। यहां से हम लोग बोल पाएंगे देयरफॉर अपने पास जो लाइन सेगमेंट ईएफ है, ईएफ विल कोइंसाइड विथ बीसी, ठीक है ना। ईएफ विल कोइंसाइड विथ बीसी। तो यहां से हम लोग क्या बोल पाएंगे, यहां से हम लोग बोल पाएंगे कि यहां से हम लोग सिंपली बोल पाएंगे ट्रायंगल एबीसी कोइंसाइड्स विद ट्रायंगल डीएफ, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी कोइंसाइड्स with ट्रायंगल एबीसी कोइंसाइड विथ ट्रायंगल डीईएफ। यहां से आ गया ट्रायंगल एबीसी कोइंसाइड विथ ट्रायंगल डीएफ। फिर हम लोग लास्ट लाइन लिख देंगे, हेंस एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, हेंस अपने पास जो ट्रायंगल था, हेंस ट्रायंगल, ठीक है ना। तो आई होप तुम लोग ये चीज समझ गए होगे इसमें क्या था नहीं था, मैंने बोला अच्छे से, एक बार देख लेना, एक बार समझ नहीं आया तो और एक बार अच्छे से देख लेना, मतलब रिवाइंड कर लेना। इसके बाद देखो अपने पास एक थ्योरम है, क्या थ्योरम है, थ्योरम ये है द एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। देखो अपने पास क्या है, अपने पास एक ट्रायंगल गिवन है, क्या ट्रायंगल गिवन है अपने पास ट्रायंगल गिवन है एबीसी, एबीसी अपने पास ये वाला एक ट्रायंगल गिवन है। अब इसमें क्या है, एबीसी ट्रायंगल में अपने पास गिवन है कि साइड AB इज इक्वल टू साइड AC, साइड AB इज इक्वल टू साइड AC, द एंगल ऑपोजिट टू टू इक्वल साइड्स। अब AB के ऑपोजिट, ये AB जो साइड है इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा है, इसका ऑपोजिट एंगल ये वाला एंगल है। AB जो साइड है अपने पास इसका ऑपोजिट एंगल है एंगल ACB, और AC जो साइड है अपने पास, AC साइड का ऑपोजिट कौन सा एंगल है, AC साइड के ऑपोजिट वाला एंगल अपने पास जो है दैट इज एंगल B। AC साइड का ऑपोजिट में अपने पास जो एंगल है दैट इज एंगल B, ठीक है ना। तो AC साइड का ऑपोजिट में अपने पास एंगल B है और AB साइड का ऑपोजिट में अपने पास एंगल C है। तो क्या बोल रहा है, अगर दोनों साइड इक्वल है, इफ साइड AB एंड AC आर इक्वल, देन फ्रॉम हियर वी कैन से दैट एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ABC। अपने पास एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ABC, ठीक है ना। तो ये वाला चीज हम लोग को प्रूव करना पड़ेगा कि ये दोनों एंगल कैसे इक्वल हो रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो मैं कैसे प्रूव कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तुम लोग लिखो कि प्रूफ में क्या क्या करना पड़ता है, सबसे पहले प्रूफ लिखना पड़ता है, ठीक है ना। ये सब चीज मस्ट है, ठीक है ना। ये सब चीज अगर नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर 1-2 मार्क्स काट सकता है, वो उसका मूड के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका क्या मूड है। क्योंकि देखो हालांकि अगर तुम लोग मतलब मैथ समझे हो तो ये सब चीज मैटर नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि समझना मेन चीज है। बट ऐसा हो सकता है कि तुम लोग अगर गिवन वगैरह, कंस्ट्रक्शन वगैरह, फिर मैंने क्या बोला था और भी बहुत सारा चीज था ना, गिवन, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ अगर नहीं लिखोगे ये सब तो मार्क्स कट सकता है, ठीक है ना। तो ये सब ध्यान रखना थोड़ा सा,
ठीक है ना। तो देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या है अपने पास गिवन क्या है। तो देखो तो यहाँ पे लिखो गिवन, अपने पास गिवन क्या है, गिवन है इन ट्राइंगल एबीसी, अपने पास क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये वाला अपने पास गिवन है। हम लोग को क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, टू प्रूफ क्या है, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, अपने पास ये टू प्रूफ है, ठीक है ना। फिर क्या है, कंस्ट्रक्शन, अभी देखो कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा। अब देखो कंस्ट्रक्शन मैं तो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया हूँ, अब बट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन तुम लोग को लिखना पड़ेगा, क्या तुम लोग क्या कंस्ट्रक्शन करोगे, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन लिखो यहाँ पे, क्या कंस्ट्रक्शन है, ड्रॉ ए डी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट अपने पास है डी, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ड्रॉ ए डी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ड्रॉ ए डी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है ना, ड्रॉ ए डी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। फिर देखो प्रूफ क्या है, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ए सी डी वी हैव ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन, ए डी कॉमन एंड बी ए डी एंड सी ए डी बाई कंस्ट्रक्शन आर इक्वल, मतलब एंगल आर इक्वल, सो फ्रॉम एस से एस क्राइटेरिया वी कैन से दैट ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी आर इक्वल। तो क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है, तो मैंने तुमको बोला था कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होता है, सीपीसीटी वगैरह। तो बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल वी कैन से दैट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। मैं जो बोला एक बार लिख लेता हूँ, इसमें कुछ भी नहीं, देखो प्रीवियस प्रूफ से जो प्रीवियस मैंने प्रूफ किया उसमें क्या क्या प्रूफ किया था कि दो ट्राइंगल में अगर एक साइड, दो साइड और उसका इंक्लूडेड एंगल इक्वल होगा तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक एंगल बाइसेक्टर एडी ड्रॉ करके मैं यहाँ पे क्या किया, मैं ये वाला जो एंगल है, एंगल बी ए डी, ये वाला जो अपने पास एंगल है, दिस एंगल इज इक्वल्स टू एंगल सी ए डी, क्योंकि ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। तो मैंने अब मैं क्या किया, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए सी डी कंसिडर किया। तो इसमें से ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन है, और ए डी वाला जो लाइन सेगमेंट है ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो दोनों ट्राइंगल में ऑब्वियसली इसका लेंथ इक्वल होगा। और अपने पास बी ए डी जो है, ये वाला एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू सी ए डी, ये दोनों एंगल इक्वल है क्योंकि बाय आवर कंस्ट्रक्शन दोनों एंगल इक्वल है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी आर इक्वल, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी आर इक्वल। तो यहाँ से मैं ये इक्वल हो जाए, मतलब कॉन्ग्रुएंट हो जाने के बाद मैं बोल सकता हूँ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट। वैसे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब क्या है, अब देखो इस ट्राइंगल में जो बी वाला जो एंगल है, ये वाला ट्राइंगल का बी वाला एंगल, इसका मतलब ये नहीं कि ए बी डी ट्राइंगल में जो बी वाला एंगल है दैट इज नॉट इक्वल्स टू द एंगल डी ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, ये वाला एंगल बी इज नॉट इक्वल्स टू ये वाला एंगल, ये नहीं होगा, ठीक है ना। या फिर तुम लोग अगर बोलोगे कि ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल, ये भी नहीं होगा। क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट। अब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ही मैं तुमको फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से बोला था कैसे बोलना है कि कौन सा ट्राइंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है नहीं है, ये वाला मैंने बोला है। बट उससे पहले मैं एक बार लिखता हूँ, मैं फिर जब लास्ट में बोलूंगा कि क्या दोनों, जब मैं उसका कंक्लूजन या फिर जो लास्ट में लिखूंगा कि फ्रॉम हियर वी कैन सी द एंगल बी इक्वल्स टू एंगल से, उस टाइम मैं बोल दूंगा कि कैसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। पहले देखो मैं क्या क्या कर मतलब लिखता क्या हूँ। तो फिर देखो प्रूफ मैं लिखता हूँ यहाँ पे, प्रूफ में क्या है, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड in triangle ABD and triangle ACD, in triangle ABD and triangle ACD we have AB equals to AC, we have क्या अपने पास, we have AB is equals to AC, ठीक है ना। we have AB equals to AC, ये क्यों हुआ, अब साइड में रीजन लिखना भी मस्ट है, इसे मैंने तुमको बोला है, बहुत बार बोल चुका हूँ। ये क्या है, ये गिवन है, ठीक है ना, ये अपने पास गिवन है AB equals to AC। फिर AD equals to AD ऐसे लिखना, AD इक्वल्स टू AD, ये क्यों हुआ, AD इक्वल्स टू AD क्यों हुआ, ये कॉमन है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या अपने पास, जब अपने पास AB इक्वल्स टू AC आ गया, फिर अपने पास AD इक्वल्स टू AD आ गया कॉमन। फिर क्या है, अपने पास जो और एक क्या देखो, अब हम लोग ने कंस्ट्रक्शन से क्या बोल सकता हूँ कि एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल CAD, तो ये वाला चीज मैं लिखता हूँ, एंगल BAD
डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए डी, ठीक है ना। तो ये हम लोग क्या करेंगे, बाय आवर कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, बाय आवर कंस्ट्रक्शन, ये वाला चीज लिख लेना यहाँ पे, बाय आवर कंस्ट्रक्शन, ये वाला हो गया। बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी, तो यहां से हम लोग क्या बोल पाएंगे, देयरफॉर, ऐसा लिखना, देयरफॉर बाय, अब देखो साइड, ये वाला साइड, ये वाला एंगल, ये वाला साइड, साइड एंगल साइड, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहां से लिख सकते हैं बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ट्राइंगल अपने पास जो है, ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी। अब देखो मैंने ये वाला चीज ये ऑर्डर में क्यों लिखा, देखो देखो अब ए कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, डी भी कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, और बी जो है वो लास्ट में है, तो इसलिए मैंने लिखा, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, मतलब जो ट्राइंगल को उठा के जिसके ऊपर रखोगे उस तरह से लिखना पड़ेगा। मतलब अगर तुम लोग एक ट्राइंगल तुम्हारे पास, जैसे मैं एक बार अच्छे से बोलता हूँ, देखो अपने पास एक ट्राइंगल है इस तरह से, ठीक है ना, अरे यार ट्राइंगल भी नहीं बन रहा है, हाँ इस तरह से देखो, मतलब ये वाला साइड थोड़ा छोटा है इस साइड से, ठीक है ना, और अपने पास दूसरा वाला ट्राइंगल है ऐसा वाला, हाँ ये अच्छा बन रहा है, एक बार रुको मैं एक बार बोल देता हूँ, ये अच्छी जो बॉडी रहा है अच्छे से बोल देता हूँ ताकि और कंफ्यूजन ना रहे तुम लोगों को। हाँ तो अपने पास ये वाला दो ट्राइंगल, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पॉइंट को लेके मैं इसके ऊपर रखूंगा ना, अगर मैं बोलूंगा कि मैं ये वाला ट्राइंगल को उठा के अगर मैं इस ट्राइंगल के ऊपर रखूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे, तुम लोग भी देख पा रहे हो कि मुझे इस पॉइंट को उठा के मुझे इस पॉइंट के ऊपर रखना पड़ेगा, तभी जाकर तो मुझे मेरा दो ट्राइंगल एकदम कोइंसाइड करेगा। अगर मैं बोलूं कि मैं इस पॉइंट को उठा के मैं इस पॉइंट में रख दूं तो क्या मेरा दो ट्राइंगल कोइंसाइड कभी करेगा? अगर मैं बोलूं कि मैं इस पॉइंट को उठा के इस पॉइंट में रख, तो मेरा क्या होगा, इस पॉइंट में रख दिया, अब ये वाला साइड यहां तक जाएगा कहीं पे, फिर क्या होगा, और ये वाला साइड अगर यहाँ पे ना रख के मैं यहाँ रख सकता हूँ, ये वाला साइड को मैं यहाँ रख सकता हूँ, बट अगर ये वाला साइड को मैं इधर रखूंगा तो ये वाला साइड, मतलब मैं अभी तुम लोग समझ नहीं पा रहे क्योंकि कर्सर तुम लोग को दिख नहीं रहा है, मतलब मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि तुम लोग को इस पॉइंट को उठा के यहीं पे रखना पड़ेगा। अगर तुम लोग इस पॉइंट को उठा के तुम लोग अगर यहाँ रखोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, तो इसका मतलब क्या, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को कॉरस्पॉन्डिंग जगह रखना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे मैंने लिखा ए बी डी इज इक्वल टू ए डी सी, ये वाला चीज लिखने का यही मतलब कारण बनता है कि देखो ए डी वाला इक्वल है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, एंगल डी इक्वल टू एंगल डी, इस तरह से बनेगा। एंगल डी मतलब ये वाला डी और इधर का ये डी, एंगल ए मतलब इधर का ये वाला ए और इधर का ये वाला ए, इस तरह से। ये मैंने बोला भी था फर्स्ट क्लास में, तुम लोग अच्छे से बोला था कि दोनों ट्रायंगल को हम लोग कैसे कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे, उसी तरह लिखेंगे। अगर मैं बोलूंगा कि ये वाला ट्रायंगल अपने पास ए बी सी है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि डी है ई इधर है, ये नहीं होगा, डी ई एफ ऐसे मैं नहीं बोलूंगा। अगर मेरा ट्रायंगल का नेमिंग मैं ऐसे करूंगा तो मैं ये बोलना पड़ेगा कि ए बी सी इस, देखो अब लिखने के लिए कोई भी लिख सकता है कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, ऐसे भी लिख सकते हो, बट ये वाला चीज एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट क्या है, एक्यूरेट है ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी एफ ई, ये वाला चीज एक्यूरेट है। जिस ऑर्डर में तुम लोग वहां पे ट्रायंगल एबीसी को लिखोगे उसी ऑर्डर में ट्रायंगल डीएफ को लिखना पड़ेगा। अब देखो अगर मैं यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैं लिखा ए डी सी, मतलब ऐसे चला इधर से, तो मुझे इस डायरेक्शन में भी ऐसे चलना पड़ेगा, तो यहां से क्या होगा ए डी सी, ऐसे, समझ में आया। अगर मैं लिखता ए बी डी ऐसे चलता तो यहाँ पे लिखना पड़ता ए सी डी, समझ में आया। अगर मैं लिखता डी सी ए ऐसे चलता तो मुझे लिखना पड़ता डी बी ए ऐसे। अब उस टाइम ऐसे नहीं लिख सकता था, डी ए बी लिख सकते थे, बट तुम लोग को दिक्कत आता, उस टाइम समझ में दिक्कत है कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा है, ठीक है ना। मैं ये बोल दिया क्या है कैसे लिखना है, फर्स्ट क्लास में भी बोला हूँ, अभी भी बोला हूँ, बाद में भी बोलूंगा, बट मेन चीज यहाँ पे यही है। अभी दिक्कत यही आता है कि क्या कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल है, उसी में समझ में दिक्कत आता है। तो एकदम धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो, बाद में नहीं तो दिक्कत आएगा, दिक्कत इन द सेंस बहुत दिक्कत आएगी कि ये सब तो एकदम छोटा छोटा चीज है, अभी उसके बाद इसके ऊपर बेस कर कितना हजारों कॉन्सेप्ट बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ये सब छोटा छोटा चीज को दिमाग में रखना। बाकी मैं बोल दिया ये एसएस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गया। तो यहां से हम लोग क्या बोल पाएंगे, यहां से बोल पाएंगे देखो कि एंगल बी जो है अपने पास यहाँ पे और एंगल सी ये दोनों इक्वल होते हैं। यहाँ से क्या लिख पाएंगे, देयरफॉर मैं अच्छे से लिखता हूँ, एंगल अपने पास क्या एंगल है, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। ये क्यों हुआ, बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या है,
कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, CPCT, ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो आई होप तुम लोग को ये चीज समझ में आ गया, ठीक है ना, ये वाला चीज हो गया। अब इसके बाद सेकंड, मतलब सेकंड क्राइटेरिया में हम लोग मूव ऑन करते हैं। सेकंड क्राइटेरिया क्या है, देखो ASA, देखो मैं लिख के आया ये सब यहाँ पे, ASA। ASA का मतलब क्या है, एंगल साइड एंगल। ASA का मतलब क्या है, एंगल साइड एंगल। ASA क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना, एंगल साइड एंगल। इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास कोई भी दो एंगल इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल का और इंक्लूडेड साइड, दोनों एंगल के बीच में इंक्लूडेड साइड, मतलब मेरे पास वो ट्राइंगल ऐसा था ना, तो मैं बोलूंगा ये वाला एंगल और ये वाला अगर मैं कंसीडर करूँ तो इसके बीच में इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, इसके बीच में इंक्लूडेड एंगल ये वाला, इंक्लूडेड साइड कौन सा, इंक्लूडेड साइड ये वाला है। अगर मैं दूसरा ट्राइंगल ये कंसीडर करूंगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कंसीडर करूंगा, तो इन दोनों एंगल के बीच में इंक्लूडेड साइड कौन सा है, इंक्लूडेड साइड है ये वाला है, ठीक है ना। आई होप तुम ये वाला चीज समझ गए हो। तो मैं एक बार थ्योरम पढ़ के मैं बोलता हूँ कि हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। सेम चीज है, इंक्लूडेड साइड इंक्लूडेड एंगल, वही चीज वही कॉन्सेप्ट है, दोबारा मैं जल्दी रिपीट और नहीं कर रहा हूँ। अब देखो मैं पढ़ता हूँ कि थ्योरम में क्या बोला है। इफ टू एंगल्स and the included side, if two angles and the included side of one triangle are equal to the corresponding two angles and the included side of the other triangle, एकदम obvious चीज है। if two angles of the and the included side of one triangle is equal to the corresponding two angles, is equal to the corresponding two angles and the included side of the other triangle, then the two triangles are congruent। मतलब यहाँ पे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि दो एंगल और उसके बीच वाला साइड अगर किसी और एक ट्राइंगल से दोनों एंगल, वही वाला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और उसके बीच में लिंगो साइड और किसी और ट्राइंगल के साथ इक्वल हो जाए, तो मैं बोल पाऊंगा दोस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना। तो इसका देखो प्रूफ कैसे होगा। तो प्रूफ में क्या, सबसे पहले गिवन क्या अपने पास, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF इन विच ABC इज इक्वल टू एंगल ABC इक्वल टू एंगल DEF। अब देखो यहाँ पे क्या है, एंगल ABC कौन सा एंगल है, ये वाला अपने पास एंगल ABC इक्वल टू एंगल DEF कौन सा एंगल है, DEF है ये वाला एंगल, ठीक है ना, DEF। फिर क्या है, एंगल ACB कौन सा एंगल है, ACB है ये वाला एंगल, ACB इक्वल टू एंगल DFE कौन सा एंगल है, DFE है ये वाला एंगल, ठीक है ना। और अपने पास क्या गिवन है, अपने पास साइड जो BC वाला साइड है, देखो मैं डबल ब्लू लाइन से ड्रॉ किया, BC इज इक्वल्स टू EF, ये वाला तीनों चीज दोनों ट्राइंगल अपने पास इक्वल गिवन है। क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DFE, हम लोग को प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे देखो, हाँ अब यहाँ पे देखो कैसे प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसी टाइप का प्रोसीजर रखेंगे जो हम लोग ने क्या बोलते हैं थ्योरम 1 के लिए, मतलब साइड एंगल साइड के लिए जो मैंने बोला था वही चीज एकदम सेम प्रोसीजर रखेंगे। बट कैसे प्रोसीड करेंगे वो देखो। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ना दो केस कंसिडर करेंगे। दो केस कैसे मैं बोल रहा हूँ, देखो थोड़ा सुनो, जो बोल रहा हूँ अच्छे से सुनो। क्या केस, फर्स्ट केस क्या है, हम लोग पैसे लेट करेंगे कि AC वाला जो साइड लेंथ है, AC का साइड लेंथ इक्वल्स टू DF का साइड लेंथ। पहले वाला केस क्या लेट करूंगा, लेट द लेंथ ऑफ द साइड AC इक्वल्स टू साइड DF। मैं पहले प्रूफ लिखता हूं, एक बार समझो, लिखते लिखते समझो, फिर मैं अच्छे से बोलता हूं कि प्रूफ में हुआ क्या, ठीक है ना। फर्स्ट केस में हम लोग केस 1 क्या करेंगे, लेट AC इज इक्वल्स टू DF, ठीक है ना। तो अपने पास क्या है प्रूफ में, लेट AC इक्वल्स टू DF। अगर अपने पास AC और DF का लेंथ इक्वल आ गया, इफ AC एंड DF आर इक्वल, इन दिस केस AC इक्वल्स टू DF तो अपने पास आ गया, BC इक्वल्स टू EF भी अपने पास क्वेश्चन में गिवन है, और एंगल C इक्वल्स टू एंगल F भी क्वेश्चन में गिवन है। तो यहां से बाय SAS क्राइटेरिया वी कैन से दैट दीस टू ट्रायंगल्स आर इक्वल। बाय SAS क्राइटेरिया वी कैन से दीस टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। कुछ समझाने का था नहीं, मैं एज्यूम कर रहा हूं केस में, यहां पे लिखता हूं, केस 1 लिख देता हूं यहाँ पे, केस 1 लिख देता हूं, एक मिनट, हाँ यहाँ पे केस 1 लिख देता हूं, सुविधा रहेगा। तो केस 1 में क्या है, लेट AC इक्वल्स टू DF। तो यहाँ से लिखो जल्दी जल्दी, इसमें देरी नहीं करूंगा। AC इक्वल्स टू DF ये हम लोग ने तो अभी लेट किया है, ये वाला चीज हम लोग ने एज्यूम किया। ये वाला चीज कहाँ से आया, ये वाला अपने पास, ये वाला हम लोग ने एज्यूम किया कि जो AC का होगा वही DF का लेंथ होगा। फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिखा, BC इक्वल्स टू EF, BC इक्वल्स टू EF। ये कैसे होगा, ये अपने पास गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। BC इक्वल्स टू ये वाला क्या है, ये वाला अपने पास गिवन है, ठीक है ना। BC इक्वल्स टू EF ये गिवन है। फिर लास्ट में क्या, एंगल C ना लिखिएगा, अच्छे से लिखो, एंगल ACB, एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल DFE, एंगल ACB इक्वल्स टू एंगल DFE, ठीक है ना। ये वाला अपने पास, ये वाला भी अपने पास गिवन है, ठीक है ना। हाँ ये वाला चीज अपने पास गिवन है, ये वाला हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख पाएंगे, बाय साइड एंगल साइड, दो साइड है इंक्लूडेड एंगल है, तुम लोग देख लो अच्छे से,
side angle side criteria, by side angle side criteria we can say that triangle triangle ABC is congruent to triangle DEF, triangle ABC is congruent to triangle DEF, यहाँ से आ गया triangle ABC is congruent to triangle DEF। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना केस 2 लेंगे। केस 2 में क्या लेंगे कि अगर AC वाला साइड लेंथ इज नॉट इक्वल टू DF वाला साइड लेंथ है, ठीक है, अगर AC वाला साइड लेंथ इज नॉट इक्वल टू DF वाला साइड लेंथ, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ केस 2। केस 2 में देखो क्या है, इफ पॉसिबल लेट, ऐसे लिखो, इफ पॉसिबल लेट, क्या लेट करेंगे हम लोग, AC। अब देखो ये तो इफ पॉसिबल नहीं, तो ऑब्वियसली पॉसिबल ही है, एक मिनट, हाँ, इफ पॉसिबल लेट AC इज नॉट इक्वल टू DF, अगर AC DF के इक्वल नहीं हो तो इसका मतलब क्या, कोई एक बड़ा होगा कोई एक छोटा होगा, कोई एक बड़ा होगा कोई एक छोटा होगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, इफ पॉसिबल लेट, अगर मैं पॉसिबल लेट क्या क्या AC इज नॉट इक्वल टू DF, क्वेश्चन में देखो यहाँ पे AC कौन सा, सॉरी AC बोल रहा हूँ, हाँ DF, देखो DF ये वाला है, DF ये वाला जो DF वाला लेंथ है, ये वाला DF वाला लेंथ AC के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि D डैश में एक पॉइंट ले रहा हूँ, अब D डैश पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है, अब D डैश पॉइंट इस मतलब DF लाइन को एक्सटेंड करने से भी D डैश पॉइंट मिल सकता है, DF लाइन को इधर भी पॉइंट मिल सकता है। क्यों मिल सकता है, देखो अगर मेरा AC लाइन DF से छोटा है, अगर मेरा AC लाइन DF से छोटा है, तो इसका मतलब क्या है, मैं अगर AC को यहाँ रखूंगा, C पॉइंट को मैं अगर यहाँ रखूंगा, तो मेरा A कहीं यहाँ यहीं पे आएगा A, तो उस पॉइंट को जहां पे मेरा A आ रहा है मैं D डैश कंसिडर कर रहा हूं, सच दैट D डैश F इज इक्वल टू AC। फिर अगर मेरा AC लाइन DF से बड़ा है तो मैं क्या होगा, A कहीं यहीं पर यहाँ पे कहीं A आएगा, तो इसी पॉइंट को मैं D डैश कंसिडर करूंगा इन सच अ वे दैट D डैश F इज इक्वल टू AC। तो अगर मेरा AC इज नॉट इक्वल टू DF है, अगर मेरा AC जो लाइन सेगमेंट का लेंथ है दैट इज नॉट इक्वल टू DF, तो मेरा जो मैं एक D डैश पॉइंट कंसिडर करूंगा वो DF लाइन के ऊपर भी हो सकता है, DF लाइन को, हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि अगर AC और DF इक्वल नहीं है, अगर AC लाइन सेगमेंट इज नॉट इक्वल टू लाइन सेगमेंट DF, तो क्या होगा, AC लाइन DF से छोटा हो सकता है या फिर AC लाइन DF से बड़ा हो सकता है। अगर AC लाइन DF के बराबर नहीं है तो AC लाइन DF से छोटा हो सकता है। तो छोटा होने से क्या होगा, अगर मैं AC को लेकर DF के ऊपर रखूंगा तो A कहीं बीच में लाई करेगा, DF A वाला पॉइंट कहीं बीच में लाई करेगा, अगर मैं C पॉइंट को F पॉइंट के ऊपर रखूं तो उस पॉइंट पे जहां पे मेरा A पॉइंट लाई करेगा उसी पॉइंट को मैं D डैश कंसीडर करूंगा सच दैट D डैश F इज इक्वल टू AC। और अगर मेरा AC लाइन सेगमेंट बड़ा है फ्रॉम DF, तो मैं D डैश पॉइंट, आई विल कंसीडर द D डैश पॉइंट बाय एक्सटेंडिंग द लाइन DF and the point where the point where the point of the triangle ABC will lie, I will consider that point as D dash in such a way that D dash F is equals to AC। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सब चीज मैं बोल दिया कि क्या चीज कहाँ कंसिडर कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, सब मैंने बोला अच्छे से। एक बार सुनना अच्छे से, ये लेक्चर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है तुम लोग के लिए, क्योंकि हाँ ये डिफिकल्ट है भी, क्योंकि देखो बात यह है कि मैं ऐसे बोल सकता था कि हाँ मैंने प्रीवियस क्लास में बोल दिया था कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट होने के लिए ये 5 चीज, अगर इन पांचों चीज में से कोई भी अगर एक चीज दोनों ट्रायंगल में इक्वल होगा तो मैं बोल पाऊंगा दोनों ट्रायंगल से कॉन्ग्रेंट। इतना बोल के मैं थ्योरम में बढ़ सकता था, इतना बोल के मैं थ्योरम करा मतलब चैप्टर में मूव ऑन कर सकता था। मैं भी क्या प्रूफ करा रहा हूं कि मैं ये वाला चीज कैसे बोल रहा हूं। किन्हीं भी दो ट्रायंगल में अगर इन पांचों चीजों में से कोई एक चीज मुझे मिल गया, मतलब दो साइड एक एंगल, एक साइड दो एंगल एक साइड, आरएचएस राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज साइड, या फिर साइड साइड साइड, ये पांचों में से कोई अगर मेरे पास एक चीज मिल गया तो मैं कैसे बोल सकता कि दो ट्रायंगल इक्वल है, कॉन्ग्रेंट है। तो वो चीज मैं दिखा रहा हूं। ये चीज मतलब समझना उतना आसान नहीं जितना चैप्टर में दूसरा चीज आसान है। मतलब अगर मेरे हिसाब से पूछोगे तो मेरे टाइम में मुझे ये वाला चीज सबसे हार्ड लगा था समझने में, तो मैं इसलिए समझा दे रहा हूँ कि ये वाला चीज हो कैसे रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है ना, तो समझ लो अच्छे से। तो बोल दिया इफ पॉसिबल लेट कहाँ लिया, ये सब बोल दिया। अब देखो मैं लिखता हूँ, लिखते लिखते समझते चलो। हाँ तो मैं क्या बोला, अगर ये वाला नहीं हुआ, नाउ इन ट्राइंगल एबीसी एंड डीएफ, तो मैंने क्या किया, हाँ देन वी कंस्ट्रक्ट, यहाँ पे लिखो then construct d dash f, then construct d dash f equals to
ए सी, देन कंस्ट्रक्ट डी डैश एफ इक्वल्स टू ए सी, फिर क्या हाँ फिर इसके बाद क्या होगा, ज्वाइन डी डैश ई, ज्वाइन डी डैश ई, फिर यहां से का नाउ इन ट्रायंगल एबीसी, नाउ इन ट्रायंगल ABC and D dash EF. Now in triangle ABC and triangle D dash EF. Now in triangle ABC and triangle D dash EF we have देखो मैं लिख रहा हूं AC equals to D dash F, ठीक है ना, ये वाला क्यों, ये वाला बाय आवर एजम्पशन, BC is equals to EF, ये वाला क्यों है, ये वाला गिवन अपने पास, एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल F, ये वाला अपने पास गिवन, एंगल C इन द सेंस ये वाला एंगल C, ये वाला देखो, ये वाला जो मैंने यहाँ पे लिखा गिवन, ये वाला ठीक है ना, एंगल C इज इक्वल्स टू अपने पास एंगल F, ठीक है, यहाँ पे ये वाला चीज हो गया। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल D डैश EF, तो यहां से आ गया ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल D डैश EF, किस कारण से हुआ, बाय SAS क्राइटेरिया, ठीक है ना, ये वाला साइड में लिख लेना, किस कारण से हुआ, बाय SAS क्राइटेरिया, ये वाला चीज हो गया। अब क्या है, यहां से मैं बोल सकता हूं जो अपने पास एंगल ABC है, एंगल ABC विल बी इक्वल्स टू, ABC एंगल क्या होगा, एंगल D डैश EF, ABC ऐसे लिखा ABC, तो यहां से कैसे लिखूंगा, DEF, ठीक है ना, अभी वाला एरो तुम लोग को समझाने के लिए लिखा हो, ये हटा देना तुम लोग, ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल क्या होगा, D डैश EF, क्यों हो रहा है, बाय CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है ना, ये सब लिखना बाय CPCT, ये वाला हो गया अपने पास बाय CPCT, वी कैन से ये वाला दोनों एंगल इक्वल है। फिर अपने पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में देखना गिवन है एंगल ABC जो है, एंगल ABC इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन में गिवन है एंगल DEF, क्वेश्चन में गिवन है, ये वाला चीज अपने पास गिवन है। तो ये वाला चीज अपने पास अगर गिवन है तो यहां से हम लोग क्या बोल पाएंगे, यहां से हम लोग बोल पाएंगे कि एंगल D डैश EF विल बी इक्वल्स टू एंगल DEF, D डैश EF विल बी इक्वल्स टू एंगल DEF, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन D एंड D डैश कोइंसाइड, मैं बोलता हूं, लिखता हूं, फिर मैं बोलता हूं, दिस इज पॉसिबल only when, this is possible only when D, this is possible only when D and D dash coincides, D and D dash coincides, therefore यहां से हम लोग बोल पाएंगे ट्रायंगल ABC is equal to ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल ABC is equals to ट्रायंगल DEF। अब देखो मैं क्या बोला यहाँ पे, इतना तक तो समझ गए हो कि ये वाला चीज कैसे आया, ठीक है ना, क्योंकि if A is equals to B and if A is equals to C then B and C are equal, तो ये वाला चीज यूक्लिड एक्सियम में हम लोग ने पढ़ा था, तो यहाँ से मैंने ये वाला चीज लिख दिया कि ट्रायंगल एंगल D डैश EF इक्वल्स टू एंगल DEF, ठीक है ना, ऊपर से ऊपर का दो लाइन से मैंने ये वाला चीज लिख लिया, इतना तक तो समझ में आ गया। अब क्या हुआ देखो, एक बार डायग्राम में मूव कर देखते हैं हम लोग क्या हुआ, देखो क्या प्रूफ किया मैं यहाँ पे, प्रूफ ये किया कि अपने पास जो एंगल ABC है, मतलब अपने पास ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और अपने पास जो एंगल ये वाला बन रहा है, मतलब या फिर ये जो डबल लाइन में एंगल बना है ये वाला बनेगा, या फिर ये वाला जो एंगल है, देखो मैं ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना, एक मिनट में दूसरा कलर से ड्रॉ करता हूँ तो अच्छे समझ आएगा। देखो मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना, देखो हो सकता है ये वाला एंगल क्रिएट हो, कब होगा, जब साइड AC विल बी शॉर्टर देन साइड DF, या फिर हो सकता है ये वाला एंगल क्रिएट हो, ये वाला, ठीक है ना। तो मैंने क्या प्रूफ किया, मैंने ये प्रूफ किया कि D डैश EF विल बी इक्वल्स टू ABC, D डैश EF एंगल D डैश ये वाला जो एंगल है या फिर ये वाला जो एंगल है दैट इज इक्वल्स टू ABC, एंगल ABC, ये कब होगा, ये तभी पॉसिबल है जब साइड ED, ये वाला जो साइड है ED डैश, ये वाला साइड है जो ED डैश, ये वाला साइड AB के ऊपर फॉल करे। ये कब फॉल करेगा, ये तभी फॉल करेगा जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो। मैं यहाँ पे क्या प्रूफ किया, मैं यहाँ पे प्रूफ किया कि एंगल D डैश EF इज इक्वल्स टू एंगल ABC, तो ये
अगर होगा, क्योंकि ये हो रहा है, तो ये अगर होगा तो इसका मतलब ये है कि डी डैश को डी के ऊपर फॉल करना पड़ेगा, बस इतना इतना सा चीज और कुछ नहीं है। मैं एक बार बोलता हूँ, एक बार लास्ट बार बोलता हूँ, आज का क्लास यहीं पे खत्म करेंगे हम लोग इसके बाद। एक बार बोलता हूँ, सुनो एक बार मैंने क्या बोला। मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास डी डैश ई एफ वाला एंगल एबीसी के इक्वल है, तो ये वाला जो पॉइंट अपने पास डी डैश वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट या फिर ये वाला पॉइंट, डिपेंड करेगा कि एसी छोटा है कि बड़ा है। तो अगर मेरा डी डैश ई एफ वाला एंगल बड़ा है तो ये वाला पॉइंट डी के ऊपर जाकर लाई करेगा और ये वाला भी पॉइंट इसके ऊपर लाई करेगा। अब देखो केस 2 के अंदर दो केस है, जो अपने पास केस 2 है ना उसके अंदर दो सब केसेस होगा। कैसे दो सब केसेस होगा? क्यों? ऐसा हो सकता है कि AC का जो लेंथ है दैट इज शॉर्टर देन DF, और ऐसा हो सकता है कि AC का लेंथ इज ग्रेटर देन DF। तो अगर शॉर्टर होगा तो ये वाला केस होगा, ग्रेटर होगा तो ये वाला केस होगा। तो इसीलिए उतना देखो एकदम एग्जैक्ट सेम प्रूफ होगा, एग्जैक्ट सेम, कुछ चेंज नहीं होगा, बस शॉर्टर और मतलब ग्रेटर, बस छोटा और बड़ा का डिफरेंस होगा। मतलब जब लेंथ शॉर्टर होगा तब बस शॉर्टर लिखना पड़ेगा, जब लेंथ ग्रेटर होगा तो ग्रेटर लिखना पड़ेगा, इतना डिफरेंस और कुछ नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने बस केस 2, केस 1, केस 2 किया है। अब केस 2 के अंदर एक्चुअली दो सब केसेस है, बट उतना हम लोग नहीं लिख रहे, ठीक है। हम लोग जस्ट एज्यूम कर रहे हैं कि अगर डी डैश AC छोटा होगा तो अंदर होगा, AC बड़ा होगा तो बाहर होगा। तो अगर मेरे पास डी डैश ई एफ वाला एंगल ABC के इक्वल हो, अगर नहीं ये हो रहा है, क्योंकि ये हो रहा है तो ये तभी होगा जब डी डैश डी के ऊपर कोइंसाइड करेगा, मतलब ये वाला पॉइंट इसके ऊपर कोइंसाइड करेगा। तो इतना ही वाला चीज था बोलना। आई होप तुम लोग समझ गए हो। अगर नहीं समझे हो एक बार देख लेना इतना तक। फिर इसके बाद हम लोग ऐसे एस और RHS दो चीज है, मतलब दो क्राइटेरिया पूरा हो गया, ठीक है ना। दो क्राइटेरिया हम लोग ने पूरी प्रूफ देख लिया कि कैसे होगा, ठीक है ना। तो आई होप तुम लोग समझ गए। इसके बाद हम लोग ये सब देख लेंगे, छोटा मोटा चीजें, ज्यादा टाइम नहीं रहेगा। और RHS भी है, RHS और SSS। तो इसके बाद 3 क्राइटेरिया और बाकी है। 3 क्राइटेरिया में से शायद मैं 2 क्राइटेरिया नेक्स्ट क्लास में करा दूं और एक क्राइटेरिया RHS वाला अलग से एक वीडियो में करा दूं। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं। थोड़ा देख लेना, एक बार समझ में नहीं आता रिवाइंड कर लेना, मतलब और एक बार देख लेना चीज को, और एक बार लिख के थोड़ा देखना, और डायग्राम बना के देखना कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। डायग्राम में पॉइंट सेट करके एक डायग्राम के और एक डायग्राम रख के ऐसे देखना। आई होप तुम लोग समझ जाओगे। बाकी थोड़ा अच्छे से बोला हूँ, धीरे धीरे बोला हूँ, थोड़ा देख लेना अच्छे से समझ के। तो बस मिलते बहुत जल्द। टिल देन